हेलो एवरीवन, बोर्ड वाव में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। चलिए आज चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रत्येक विषय का सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को हल किया जा रहा है, टिक किया जा रहा है। आप लोग याद कर रहे हैं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आप गर्दा उड़ा कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा दिन है। आज मैं आपको बता दूं, आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और संस्कृत के 2 चैप्टर्स करने वाले हैं। एक अलस्का था जो कि तीसरा पार्ट है, एक चौथा पार्ट है संस्कृत साहित्य लेखिका। ओके, और हिंदी का दूसरा लेसन है। कौन सा लेसन है बताइए जल्दी से। खोखवा वाला लेसन है, भर पर गया 20 का दांत, हाँ, जो कि नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। आइए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इस साल का रिजल्ट है। अब आपकी बारी है बाबू, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। ओके, आइए चलिए। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान, तो मैंने बोला था ना, सामाजिक विज्ञान में आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन का हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता है तो आप भी जरूर बताइए, और नहीं पता है तो हम तो बताते बनिए, देख के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व यानी पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज में है, याद रखिएगा। कहां है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ओके, आगे देखिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? पूरा 50%, 50-50, एकदम आधा आधा, यानी 50% सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राजनीति किस प्रकार धारणा पर आधारित है? यानी सांप्रदायिकता राजनीति किस प्रकार की धारणा पर आधारित है? ओके, किस धारणा पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। अगला दिया है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है, एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाबू इसका याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिकता क्या होता है? जब लोग अपने धर्म को बेहतर मानने लगते हैं और किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाने लगते हैं, यही ना सांप्रदायिकता की भावना होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यानी निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन नहीं थे? ध्यान दीजिएगा। इसका सर अच्छा यहाँ पे मिट गया है बाबू, कोई बात नहीं। जेडी गुडी याद रखिए, कौन थे? जेडी गुडी। ओके, चलिए मिटक गया है, जेडी गुडी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, इस तरह से ज्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन, तो लैंगिक विभाजन क्या होता है सर? तो स्त्री और पुरुषों में भेदभाव करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी पुरुष को आप अलग अलग समझ रहे हैं, स्त्री को अलग समझ रहे हैं, उसकी मान्यता अलग है, इसकी मान्यता अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? आप बताइए। ध्यान दीजिए, पहला लिखा गया है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल नहीं। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं होती है, यह भी नहीं है। महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव होता है, यह भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को? याद रखिए बाबू, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, 61 है।
है, कितना है 61 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? ऑप्शन देखिए, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल नहीं, अलगाववाद। यानी कि जब क्षेत्रवाद की भावना आती है तो उसका सबसे बड़ा कुपरिणाम क्या होता है? अलगाववाद होता है। ओके, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? किस संस्था ने की थी बताइए? अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था? नहीं, देख के टिक मत कर दी हो बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, याद रखिएगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ओके, इनने कही महिला देख के यही के टिक करके चले, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? किस समुदाय ने ब्रुसेल्स का गठन किया था? याद रखिएगा, डच भाषी समुदाय लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1998 में समझौता हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है? निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? माने किस जगह पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? याद रखिएगा, बेल्जियम में। कहां है? बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाह हिंदी। तो हिंदी का आज हम लोग कौन सा पाठ करने वाले हैं? जल्दी बताइए। विष के दांत पाठ करने वाले हैं, जो कि दूसरा लेसन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। यही में खोखवा है, खोखा, ठीक है, मदन, हाँ पाठ तो पढ़ेंगे आप लोग। फिलहाल चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके, चलिए एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है बाबू, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेन साहब के परिवार का पूरा सिद्धांत, नियम कानून बदल दिया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? सेन साहब ने कहा था। किन्होंने कहा था? सेन साहब ने कहा था। अगला है खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा का दांत किसने तोड़े? याद रखिएगा, मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब आप याद रखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। बस एक पलट दिया, 1916 लिखा है ना, 6 को पहले 1 को बाद में कर दीजिएगा, ठीक है। 1961 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। कितनी सेन साहब की कार की कीमत? 7,500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। वाह, आंखों की तारा कौन था? खोखा था। आगे बढ़ते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश 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 से केवल खोखा से खतरा हो सकता है, याद रखिएगा। तो किससे हो सकता था? खोखा से खतरा हो सकता था। अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी, सेन साहब की बेटियां थी। आगे देखिएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किनका था? तो सेन साहब का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, माने कौन सी विद्या? ये कहानी है। विष का दांत क्या है बाबू? कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी बेचारा मदन का, कि ना, दिन भर खेलता रहता था, इसको पिटाने के लिए मामूली बात थी। कौन बात ना बाबू, हम है ना, कितना पिटे बोलो, कितना कुछ कर बोलो, परीक्षा में खूब बढ़िया नंबर कर लोगे, ठीक बा, टेंशन मत लियो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम है ना। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? विष के दांत, वही ना पाठ पढ़ रहे हैं लोग, विष के दांत कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की एकदम सुशील थी, एकदम सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके,
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानी से ये पाठ लिया गया है, ठीक है, ये यहाँ से ये कहानी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। आप इस बात से वाकिफ है कि नहीं है? परिचित है कि नहीं है? तो परिचित होता है, ठीक है। अगला है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती था, याद रखिएगा, रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 गो लड़कियां थी सेन साहब की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला नहीं है, अगला संस्कृत है, ठीक है। तो चलिए संस्कृत का मैंने पहले ही बोला कि जिस तरह कल 2 लेसन कंप्लीट किया गया था, आज भी 2 लेसन करने वाले हैं। तीसरा अलसकथा और चौथा कौन सा है? संस्कृत साहित्य लेखिका। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो अलस कथा के पाठ शुरू होता है, उसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर लिखा गया है बाबू, अलसशाला में आग क्यों लगा गई? क्यों लगाई गई? आलसियों की जांच करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है? आलसियों की परीक्षा करने के लिए, या पोस्ट में लिख दिया गया है आलसी असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 गो न था अलसिया, वो कहाँ से भागेगा? ए भाई का भइल, आग लगल का हो, अपने घर भाई तो बुझाई। आगे बढ़ते हैं, कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, आगे देखिए। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माँ होती है। माँ, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? यानी बनावटी आलसी बनकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त व्यक्ति भोजन करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है बाबू, देखिए स्थिति सौकर्यमूला ही डैश 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 के न धवंती जंतवः। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा चल रहा है तो अलस्य कथा का ना होगा, माने आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अलस कथा पाठ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? झटवा पकड़ के निकाला गया था उन लोगों को, यानी केस पकड़कर बाल पकड़ करके बाहर खींचा गया था। चलो सन यहीं में रहो बस हजारे के बाद। अगला क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर दानशील दयालु था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या 4 गो थी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य होता है। बाबू हमारे 1.5 महीना खातिर आलस बनल छोड़ दो, समझ में आई? बस 1.5 महीना, ओकरा बाद से तू खूब सुती हो, खूब खेली हो, खूब घूमी हो, कोनो बात नहीं है, खाली 1.5 महीना बढ़िया से मन लगा के पढ़ लो बाबू, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा गया बाबू पतिरेव गति डैश 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 वाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपकी किताब का है, तो याद रखिएगा स्त्रीराम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश 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 के तरवा समान प्रादृढ़ोति। किसने कहा? यह किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, तो पहला आलसी ने कहा कि दूसरा आलसी ने कहा कि तीसरा आलसी ने कहा कि चौथा आलसी ने, किसने कहा? याद रखेंगे तीसरा आलसी ने कहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई। याद रखिएगा मंत्री वीरेश्वर टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है? उनके कर्मचारियों ने उसमें आग लगाया था। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति थी? बताइए किसकी उक्ति थी? ये पहला आलसी कहा था। क्वेश्चन हाला गुला होता भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति, क्योंकि ये याद रखिएगा अलस कथा पाठ किन्होंने लिखा है? तो विद्यापति जी ने लिखा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में कि दिन में? बहुत लोग रात में टिक करके आते हैं, लेकिन हाँ रात में लोग सुतेला मान लीजिए, लेकिन किताब में क्या मेंशन किया गया है? तो जब सो रहे थे, मैंने जब सभी लोग सो रहे थे तब अलसशाला में आग लगाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? याद रखिए पुरुष परीक्षा से संकलित है। पुरुष परीक्षा यानी परीक्षा में लहल जाता है किसका? तो आलसियों का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है अलस कथा कैसी कथा है?
अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा है, लिखा है बाबू, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। ओके, किस आलसी की युक्ति है, यानी ये किसने कहा था, याद रखिएगा। ये मैंने ये दूसरा ने कहा था, हाँ ये वाला जो लाइन है दूसरा जो आलसी था उसी ने कहा था। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो वहां का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला क्या था, मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कौन लोग भाग गए, जितने भी धूर्त थे वो भाग गए। अलसी कहां से भागेगा, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अलस कथा के अंतर्गत, यानी अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर मंत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, अभी बताया गया था विद्यापति, याद रखिएगा, तो विद्यापति जी थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है बाबू, धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। ओके, लिखा गया है बाबू, रेखांकित पद, यानी जो ये भोजनम लिखा गया है का प्रश्न निर्माण क्या होगा, जिससे कल वाला एक क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा, इसका किम हो जाएगा जी, यानी किम प्राप्नुवन्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। लिखा गया बाबू, नियोगी पुरुषः अलसशालायाम वहिनी दापयित्वा निरूपयामाशु। ओके, चलिए इस रेखांकित पद प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें, इसका कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा, हाँ कुत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अये वचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ, किस आलसी की युक्ति है, यानी यह बात किसने कहा था, यह चतुर्थ आलसी ने कहा था। ओके, यह बात चतुर्थ आलसी ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर कहाँ का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, बालानाम डैश 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 गति, बालानाम डैश डैश गति जननी गति, कौन हो जाएगा, जननी गति। अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। देखो बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा किताब के अनुसार देखा जाए, उसमें धूर्त भी तो लोग सोए हुए थे ना, लेकिन उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कितने लोग सोए हुए थे, लेकिन आलसी 4 थे जो कि अंत में बचे हुए थे, वही लोग सोए हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि धूर्त भी सोए हुए थे, वो लोग उठ के भाग गए, वो बात तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप 4 टिक कीजिएगा, यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद स्थान पर कौन सा पद होगा, क्या हो जाएगा, कीदृशः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अभी संस्कृत का चौथा लेसन आ गया, संस्कृत साहित्य लेखिका, ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है बाबू, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी, याद रखिएगा, ये मैत्री को दिए थे, किन्होंने दी थी, मैत्री को दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी है, कौन सा सदी है, 14वीं सदी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, आधुनिक काल की पंडिता क्षमा राव है, कौन है, पंडिता क्षमा राव है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत में मैत्री का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखक कौन है, इन सभी ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी, ये किस काल की संस्कृत कवयित्री थी, याद रखिए, वर्तमान काल की, कौन, तो वर्तमान काल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, कौन अतीव प्रसिद्ध है, क्षमा राव, यानी सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है, तो क्षमा राव प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, महात्मा गांधी जी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, आत्मत्व की शिक्षा देते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, पंडिता क्षमा राव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय साउथ इंडस्ट्री, सुनिएगा ध्यान से, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा
या देव कुमारी का, ये तीनों के तीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लोग दक्षिण भारत की हैं, वहां की संस्कृत लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज में दो प्राणी, पुरुष और नारी, तो पुरुष और नारियों से चलती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों ने कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? ओके, थोड़ा मिटा हुआ है, कोई बात नहीं है। 40 याद रखिएगा, कितनों का मिलता है? 40 का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? तो 8वां सदी है विजयांका का समय। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेय कौन थी? मैत्रेय कौन थी? याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। देखिए ऑप्शन में याज्ञवल्क्य पुत्री नहीं, पत्नी याद रखिए, उनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों के द्वारा कि शास्त्रकारक द्वारा? कवि और शास्त्रकार, ये कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका है, याद रखिएगा। प्रथम इन्हीं का नाम आता है, विजयांका का। अगला क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। अगला क्वेश्चन है, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी है। कौन सा है? 14वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में कितना? तो 24 को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वरदंबिका परिणय किसकी रचना है? वरदंबिका परिणय किसकी रचना है? तो तिरुमलंबा का है, तिरुमलंबा। ओके, ये इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा, 5 का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समाजस्य यानम पुरुष डैश 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 च चलती, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। तो बालकय होगा कि मित्रय होगा कि विधेय होगा कि नारी भी होगा? कौन सा होगा? याद रखिएगा, इसका नारी भी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? कितने? तो 150, याद रखिएगा। कितने मिलते हैं? 150 मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रादित्य राज्ञी डैश 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 एक विजयांका इति मन्यन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। इसमें यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजय भट्टारी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य है। तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? तो याद रखिएगा, ये वरदाम्बिका परिणय है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? कितनी? याद रखिएगा, 24 को। ऊपर बताएगा था ना, एक बार दोबारा वही है, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, आ गया विज्ञान। तो पढ़िए अब संदीप सर से विज्ञान। ओके, फिर हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद। बस तैयार हो जाइए आप और रोज लगे रहिए। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी अभी क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लोग, तो उसमें हम सभी विज्ञान में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग। आज भी हम सभी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के जितने भी बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड अभी तक एग्जाम में पूछा है, वो सभी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगले क्लास में जो सेकंड चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, देख पा रहे क्वेश्चन नंबर के लिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए दिया संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी दिया प्रकाश संश्लेषण, सी दिया अपघटन, दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, समीकरण CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ये पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ बन रहा है। तो पढ़ते ना जिस रासायनिक अभिक्रिया में
कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण करते हैं, हम क्या बोलते हैं? विभेदन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? रिएक्शन में क्या दिया है? कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ऑप्शन ए दिया कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, डी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन अवकारक है? ओके, ऑप्शन ए दिया H2, बी दिया है CO, सी दिया है O2, डी दिया है H2S। ओके, इसमें क्या है? एक मिनट, इसमें H2 भी अवकारक है, CO भी अवकारक है, H2S भी क्या है? अवकारक है। O2 क्या है? O2 ऑक्सीकारक होता है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में अवकारक नहीं होना है, क्या होना चाहिए था? ऑक्सीकारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीकारक होना चाहिए। आप जानते हैं H2 अवकारक होता है, CO भी अवकारक। ये कहाँ पढ़े होंगे लोग? जब पढ़े होंगे लोग धातुओं का निष्कर्षण, उस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े होंगे लोग? इसको अवकारक के रूप में यूज किया जाता है। ओके, H2S भी क्या है? अवकारक है। कैसे? एक रिएक्शन याद कीजिए, जैसा पढ़े होंगे लोग, H2S प्लस Cl2, ये क्या बनता है? ये बनता है HCl प्लस S। बैलेंस कर, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 करते हैं, S 1 है, 1 Cl 2, संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ Cl है तो Cl में H का योग हो रहा है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु योग होता है तो हम क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण बोलेंगे। इसका क्या हो रहा है? देखिए, इस सल्फर से हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन हट गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। जब किसी यौगिक से जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसमें क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो फिर अवकारक क्या होता है? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम बोलते हैं अवकारक। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? अवकारक की तरह काम कर रहा है। तो ये भी अवकारक, ये भी अवकारक, ये भी अवकारक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ क्या रहना चाहिए था? ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी होता है। ठीक है, तो बता दें आपको, अभी जो आप लोग की परीक्षा हो रही है उसमें क्या हो रहा है? 80 सवाल में कितना बनाना है? 40। तो जब भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जिससे आपको लगे कि एक से कोई अधिक ऑप्शन सही हो सकता है, तो उस सवाल को स्किप कर देना ही बेहतर होगा। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए दिया उपचयन, बी दिया अपचयन, सी दिया उदासीनीकरण, डी दिया रेडॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका अपचयन हो रहा है और इसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन अपचयन दोनों ही हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है तभी उपचयन होगा। हाइड्रोजन का यदि ह्रास होता है तभी उपचयन कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तभी क्या होगा? उपचयन है। यानी उपचयन के लिए तीनों कंडीशन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैसा अभिक्रिया है? ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया संयोजन, बी दिया वियोजन, सी दिया द्विविस्थापन। राइट, उभय विस्थापन बोले, द्विविस्थापन बोले, बातें की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कल भी हम लोग देखे थे लोग, जब एक क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो उसी टाइम ये सब आपको एक्सप्लेन किया गया था। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए दिया है पीला, बी दिया है नीला, सी दिया है चमकीला उजला, डी दिया है लाल। तो हम लोग क्या पढ़े थे? तो श्वेत लौ के साथ जलता है, तो श्वेत यानी उजला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, चमकीला श्वेत लौ यानी चमकीला उजला। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। ओके, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। अब देखिए, समझिए बढ़िया से। आपको एक जांच परख नली, इसमें कोई विलयन, इसमें क्या है? कोई विलयन है। इसमें एक लोहा के कील को डाल रहे हैं, तो मान यहाँ पे एक लोहा के कील को डाल रहे हैं। अब डाल रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। अब बताइए, जब लोहा के कील को डाले, विलयन का रंग कब बदलेगा? जब इसमें कोई एक नया कंपाउंड बन जाए, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाएगा तभी जाकर हो पाएगा। यानी सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा तभी जाकर इसका कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन, अब बोला गया कि इसमें विलयन क्या है? ऑप्शन ए दिया है ZnSO4। तो क्या यहाँ पर ZnSO4 हो सकता है? तब आप सोचिए, यदि जिंक सल्फेट के विलयन में यदि हम आयरन को डालें तो क्या रिएक्शन होगा? क्या आयरन जिंक को बाहर कर सकता है? तो आयरन जिंक को बाहर कब कर सकता है? यदि आयरन जिंक से अधिक क्रियाशील हो तब कर सकता है। तो कौन अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील?
कैसे पता करेंगे लोग? तो लोग पढ़ते सक्रियता श्रेणी, उसका ट्रिक बताया गया था। क्या ट्रिक था? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ओके, इसका पढ़ते फिर भी है क्यों हारी, कॉपर जिंक। ओके, अब इसका मतलब क्या देखिए, तो ये क्या है, क्रियाशीलता का क्रम है। ये यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। इन सीरीज के आधार पर बता सकते हैं इनमें कौन अधिक क्रियाशील, कौन क्रियाशील। अब ये जो आयरन है, आयरन क्रियाशीलता क्या है, इन सभी से कम है। यानी आयरन जो है ना, इन सभी को विस्थापित नहीं कर सकता है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए क्या जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यदि यहाँ पर जिंक सल्फेट विलयन रहे तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी दिया कॉपर सल्फेट, देखिए कि इसमें कोई कॉपर है नहीं, नहीं। और हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी में कॉपर कहाँ आता है, आगे आता है। यानी आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होता है, तो इसलिए आयरन कॉपर को उसको विलयन से बाहर कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यदि कॉपर सल्फेट यहाँ पर है ना, लोहे के कील को डालेंगे ना, तो कॉपर को विस्थापित करेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही। इसको चेक कर लेते देखिए, तो आयरन सल्फेट को बाहर करेगा, नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत। एल्यूमिनियम को बाहर कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, व्याख्या क्या होता है, बोल देंगे आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर को उसके विलयन से बाहर कर देगा और उस विलयन का रंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, उसमें अब विलयन में पहले था कॉपर सल्फेट, अब आ जाएगा आयरन सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा पढ़े थे लोग, नीला। आयरन सल्फेट का रंग कैसा पढ़े थे लोग, हरा। तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपचयन। तो ऑप्शन ए दिया उपचयन, बी अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया अभिकारक, तो अभिकारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर समीकरण इतना है एक। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन रहा है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो जब पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो तो हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन ने दिया अपचयन, बी दिया उपचयन, सी संक्षारण, डी में से कोई नहीं। अब ध्यान देंगे एक और बात, ऑक्सीजन का योग होता है तो हम क्या बोलते हैं, उपचयन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। हालांकि संक्षारण भी एक प्रकार क्या होता है, उपचयन होता है, बट अन्य प्रोसेस से भी संक्षारण हो सकता है, इसलिए इसमें सही बेहतर ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दिया दहन, तो जानते हैं दहन ऑक्सीकरण क्रिया है। बी दिया श्वसन, तो श्वसन भी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, इसमें उपचयन होता है, बट ये श्वसन भी पढ़े हुए टाइप वायवीय श्वसन, तो उसमें ज्यादा डिटेल्स में आएंगे तो ये भी 100% नहीं कह सकते ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, बट नॉर्मली श्वसन को हम लोग क्या मान लेते हैं, उपचयन ही मान लेते हैं। फिर यदि भोजन का पचना है, ये भी उपचयन में आ जाएगा। डी दिया अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी करेंगे, यानी जो अवक्षेपण है ना, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये वाला क्या है, दो मिलकर बन रहे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें देखिए आयरन कॉपर को बाहर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ये तो कल ही पढ़े थे लोग। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। यानी ऑप्शन ए दिया काला, बी दिया पीला, सी दिया हरा, डी दिया श्वेत, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभिक्रिया CaO+H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ओके, ध्यान देंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझिए बढ़िया से। सिल्वर आयोडाइड यानी AgI के कलर के बारे में पूछा है, सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़े से एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि देखिए कलर का क्या एक्सप्लेनेशन, ऐसे बोल दिया था आप इसको याद कर ले, बट बता दें इसका भी एक्सप्लेनेशन है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे ना तो पढ़ेंगे फाजान का नियम। क्या पढ़ेंगे लोग, उस नियम के अनुसार एक स्टेटमेंट है, ये किसी कंपाउंड में जब सहसंयोजक गुण यानी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो उसको कलर देने की क्षमता बढ़ती है। कलर देने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। चलिए तो एक काम करते हैं, सिल्वर जो है, सिल्वर क्या क्या अपने सिल्वर जो है हाइड्रोजन के साथ क्या क्या बना सकता है, सिल्वर के हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं, तो AgF हो सकता है, कोल्ड्रिन AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है और AgI हो सकता है। ओके, इन सभी के कलर के बारे में बता रहे हैं। चलिए इतना बताइए, इनमें सबसे अधिक ज्यादा कलर किसका होगा, किसका कलर ज्यादा होगा। ओके, चलिए किसकी कलर देने की क्षमता ज्यादा होगी, AgF का होगी, AgCl को, AgBr को, AgI होगा। अब देखिए चारों में किसका कलर जानते हैं बताइए,
तो कल तो हमने देखे थे AgCl का रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है श्वेत, तो श्वेत लिखती है। ओके चलिए, बट इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या बता दें आपको, इन सब में क्या है, धनायन सेम है, ऋणायन अलग अलग है। ठीक है, तो बता दें आपको, जब ऋणायन का आकार बढ़ता है, ऋणायन का आकार, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से ना कलर देने की क्षमता बढ़ती है। ये तो स्पष्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक आकार किसका है, आयोडीन का, जो कि वर्ग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो चूंकि इसका आकार बड़ा है, इसका रंग ज्यादा गाढ़ा होगा, उससे इसका रंग कम होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका होगा। अब इसका चूंकि श्वेत है, तो श्वेत से भी कम क्या होगा, उदासीन, तो जानिए इसका रंग होता है उदासीन, क्या होता है, कलरलेस होता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रंगहीन, क्या बोल सकते हैं, रंगहीन। ओके, बता दें आपको, AgBr का रंग होता है पीला, क्या होता है, पीला, और इसका होता है गहरा पीला, एकदम डार्क येलो होता है। कैसा होता है, डार्क येलो। तो सबसे अधिक रंग किसका, AgI का। जैसे ही इधर आ रहे हैं तो रंग तो घट रहा है, तो गहरा पीला था, एकदम डार्क येलो था, उससे थोड़ा सा रंग इसका कम हो गया, पीला हो गया, उससे भी कम क्या हो गया, श्वेत हो गया, श्वेत से भी कम यानी इसका रंग खत्म हो गया, क्या हो गया, रंगहीन हो गया। ठीक है, इस तरह को आप चारों याद कर सकते हैं लोग कि AgI का रंग कैसा होता है, गहरा पीला होता है, AgBr का रंग कैसा होता है, पीला होता है, AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, और AgF का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो आपको किताब में तो AgCl का दिया है, AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, धूसर रंग, कैसा होता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो ये तो कल बताया गया था आपको, ये भी आप चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो क्या होता है यहाँ पर, सिल्वर गहरा पीला होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ने दिया श्वेत, तो श्वेत होगा नहीं, बी दिया है पीला, सी दिया है लाल, डी दिया है हरा, तो ये तो दोनों होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, मैं जैसा रहता है, एक पीला रहता है, एक रहता है गहरा पीला, तो क्या टिक करते हैं, गहरा पीला, नहीं एकदम डार्क येलो होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, पता नहीं इसमें कौन है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, ध्यान देंगे। तो ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यदि आपको सक्रियता श्रेणी पता हो तो सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया MgCl2MCU। अब ये विस्थापन अभिक्रिया कब होगा, यदि कॉपर जो हो मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील होगा तो विस्थापन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कॉपर तो इसकी तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। विद AgNO3 कॉपर, तो हम जानते हैं सिल्वर क्या होता है, कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील है, और कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सिल्वर को बाहर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करने के, बी में विस्थापन अभिक्रिया होगा, बाकी डी में भी नहीं होगा और सी में भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल के एक अणु किसकी बात कर रहा है, H2O का बात कर रहा है। क्या बोला गया, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दिया, ध्यान देना। कभी कभी क्या देता है, द्रव्यमान पूछ देता है, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, इसमें कौ हाइड्रोजन परमाणु है, 2 है, ऑक्सीजन परमाणु कितना है, 1, तो 2 अनुपात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके, एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जो इस पार्ट से पूछा जाता है, वो क्या है, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्याओं का अनुपात क्या है, तो सूत्र आप लिख लेंगे और बता देंगे। NH3 होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु कितना है, 1, इसका परमाणु कितना है, 3, यानी 1:3, 1:3 कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी यौगिक के परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तब इसे निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ए दिया उपचयन, बी दिया संयोजन, सी दिया ऊष्माक्षेपी, डी दिया ऊष्मा। एक तो पढ़े वाला श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी श्वसन ऊष्माक्षेपी हो जाएगा डन। अब इसमें उपचयन भी दिया, तो हम लोग ये भी पढ़ते श्वसन उपचयन है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों हो सकता है, इसमें कहीं दोनों नहीं लिखा है, तो क्या करें, इससे सवाल आप स्किप कर देंगे। ठीक है, बट बाय द वे स्किप करने का भी ऑप्शन हो, जैसे देखिए सवाल का पूछा है 2016 में, पूछा 2022 में, तो खैर 2022 वालों के पास तो ऑप्शन था। 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 80 में 40 बनाना था। तो जो स्टूडेंट 2022 में एग्जाम दिया ना, उनके पास ऑप्शन था कि चल भाई सवाल नहीं बनाएंगे, काम चल जाएगा। बट जो 2016 में थे, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं था, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसको बनाना कंपलसरी था। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बनाना है, तो इन दोनों ऑप्शन में कौन बेहतर है, कैसे चूज करेंगे, तो चलिए तरीके से करें, सुनिए। उपचयन और ऊष्माक्षेपी में दोनों में बेहतर करें, तो ऊष्माक्षेपी यानी ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। टिक करें, सी टिक करेंगे, क्यों है तो बता दे आपको। शोषण का प्रकार पढ़े तो याद कीजिए लोग, वायुवीय शोषण, अवायुवीय शोषण। तो शोषण कैसा हो, वायु या अवायु हो, ऊर्जा तो निकलेगा, तो जब ऊर्जा निकलेगा तो उसमें क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। उपचयन की बात करते हैं, वायुवीय शोषण में क्या था, O2 की उपस्थिति में उपचयन होता था, याद कि नहीं याद है। बट अवायुवीय शोषण में तो कोई ऑक्सीजन वगैरह था नहीं, वो तो उपचयन था नहीं, तो इसलिए शोषण का 2 कैटेगरी का था, आप डिसाइड कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमेशा सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, इन दोनों में बेहतर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी टिक करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसी के साथ क्या होता है, केमिस्ट्री का जो लेसन 1 था, लेसन 1 पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म और लवण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लोग। महत्वपूर्ण का जितना भी अभी तक बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है ना, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।